हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड पे। मैं हूं शेष मणि पांडे और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका के ऊपर। कोशिका, जिसे सेल भी कहते हैं, इसका टेक्निकल नेम साइटो होता है और इसकी स्टडी या अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की? दोस्तों, कोशिका यानी कि डेड सेल्स की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी और पहली जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे छोटा अंग नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। तो ये चीज़ क्लियर करें कि सेल इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे हम बात करते हैं कोशिका का सिद्धांत। स्लाइडन एवं श्वान ने 1839 में सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मुख्य 3 बातें अपने सिद्धांत में कही थीं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाएं जीवन की मूल इकाइयां होती हैं और कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तीसरे भाग का वर्णन रुडोल्फ विर्को ने 1558 में आगे किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। पूरी दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब आते हैं हम ह्यूमन में, यानी कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु की कोशिका कहते हैं, और इसी तरह से मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में होती है। तो मेल में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की और फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी कि ओवम की होती है। आगे हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन सेल की होती है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रेन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता, अर्थात ये कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? जब एक कोशिका टूटकर 2 नई कोशिका बना देती है, तब इसे सेल डिवीजन कहते हैं और इसी से हमारा शरीर रिपेयर अर्थात ग्रोथ, डेवलपमेंट और घाव भरने की प्रक्रिया को पूरा करता है। कोशिका विभाजन अगर नहीं होता है तो इससे क्या नुकसान होते हैं? दोस्तों, हमारे ब्रेन में जो सेल्स होती हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन सेल्स कहते हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है और इस दौरान अगर हमारे ब्रेन या सर पे अगर भीतरी चोट लग जाती है तो सेल डिवीजन ना होने की वजह से वहाँ पे रिपेयर नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा चोट लगने पर व्यक्ति की मृत्यु या कोमा में जाने की संभावना हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सेल डिवीजन जहाँ पर नहीं होता वह जगह क्षतिपूर्त अर्थात रिपेयर नहीं हो सकती है और जहाँ पर सबसे तेज सेल डिवीजन होता है वह जगह तुरंत रिपेयर होती है। तो आगे हम देखते हैं कि सबसे तेज सेल डिवीजन हमारे किस अंग पर होता है। लीवर हमारा जो होता है वहाँ पर सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है। इसी वजह से लीवर अपनी क्षतिपूर्ति या इंजरी को स्वतः ही ठीक कर लेता है। कोशिकाएं अगर आपस में मिल जाती हैं तब उन्हें टिश्यू कहते हैं। टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर ही हमारे बॉडी यानी कि शरीर को बनाते हैं। तो टिश्यू के ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करते हैं सेल के ऊपर। तो ये थी डेफिनेशन और उसकी थ्योरी सेल की किसने दी। आगे हम बात करते हैं सेल के ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल के क्या क्या भाग होते हैं। दोस्तों, कोशिका हमारे कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसका डिस्कशन करते हैं। तो हमारी कोशिका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम और इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली। यह प्लांट्स और एनिमल्स सभी में पाई जाती है। कोशिका के सभी अंग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स इसी में समाहित होते हैं और यह प्रोटीन की बनी होती है। आगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति के कंसेप्ट को सबसे पहले समझते हैं कि यह केवल प्लांट्स में पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंसान और जानवरों में कोशिका की सुरक्षा करने की ताकत स्वयं होती है। जैसे कि जानवरों में ज़्यादा बाल होते हैं
और इंसानों में भी होते हैं और वो अपने शरीर को ढक कर रखते हैं, कपड़े पहनते हैं, इस वजह से उनकी सेल्स को डैमेज नहीं होता है। लेकिन प्लांट्स को अपनी सुरक्षा करने के लिए ऊपर वाले ने सेल वॉल दी है ताकि उनकी कोशिकाएं सुरक्षित रह सकें। इसी वजह से सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाई जाती है। सेल वॉल प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया और फंगाई में भी पाई जाती है। अगर बैक्टीरिया में होती है तो उसे पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है और फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन प्लांट्स और ह्यूमन का ही है। अब आगे हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल उसके और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर सेल में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन के साथ एक साइकिल चलाता है या एक चेन रिएक्शन करता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो कोशिका के अंदर क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। इसके परिणाम स्वरूप एटीपी बनते हैं और 38 एटीपी मिलाकर ग्लूकोज जो कि एनर्जी या पावर में कन्वर्ट होती है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी का जो नाम पड़ा है वो उनके जिन्होंने खोज की थी कैमिलो गोल्जी, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। तो सबसे गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई है। यह ऊर्जा की जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और कोई काम करते वक्त कोई एक पर्टिकुलर हमारा जो ऑर्गन है वो ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, तो उस जगह पर सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो गोल्जी बॉडी करती है। जैसे कि एक धावक या कि रनर जब दौड़ता है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसको पैरों की तरफ होती है और अगर लगातार बोलते रहना है तो ज़्यादा ऊर्जा मुंह की तरफ होगी। तो इस प्रकार से ये एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करते हैं वैक्यूल यानी कि रसधानी। वैक्यूल्स शरीर के 60 to 65% पानी को स्टोर करके रखता है। एनिमल ह्यूमन के सेल्स की वैक्यूल छोटी होती है क्योंकि जल की आपूर्ति वह स्वयं करते हैं, परंतु पेड़ पौधों में वैक्यूल बड़ी होती है और इन्हीं में यह जल स्टोर होता है। आगे हम बात करते हैं सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में तारक काय भी कहते हैं। इसकी खोज बॉबरी ने की थी और इसका मुख्य कार्य सेल डिवीज़न है, अर्थात कोशिकाओं का पुनर्निर्माण। सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम हमारे लीवर में ही पाया जाता है। जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं कि लीवर में सबसे तेज़ी से सेल डिवीज़न होता है, इसीलिए लीवर अपनी क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत स्वतः ही बहुत तेज़ी से कर लेता है, जबकि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और यही वजह है कि ब्रेन की सेल्स यानी कि न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। और ब्रेन में यानी मस्तिष्क की आंतरिक अगर चोट ज़्यादा लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु या कोमा में जाने की संभावना बनती है। जब कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होने लगता है तब क्या होता है? दोस्तों, अगर कोशिका विभाजन नहीं होता है तो वहाँ पर रिपेयर नहीं होता है, लेकिन अगर कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होने लगता है तब इस स्थिति को कैंसर कहते हैं। वैसे तो ब्रेन सेल यानी कि न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, पर ब्रेन की 10% न्यूरॉन सेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं। तो ग्लियल सेल्स के जो सेंट्रोसोम उनमें प्रेजेंट होता है और उसी वजह से ब्रेन में कैंसर होने की संभावना हो जाती है। तो ब्रेन में दो तरह की सेल्स होती हैं, 90% न्यूरॉन सेल और 10% ग्लियल सेल्स। यही वजह है ब्रेन में कैंसर होने का। आगे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पिलर या उसके स्केलेटल सिस्टम की तरह कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका एक हिस्सा खुरदुरा और एक हिस्सा सॉफ्ट होता है। जो हिस्सा खुरदुरा होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER से डिनोट करते हैं और जो सॉफ्ट होता है उसे SER से कहते हैं। RER में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और SER में फैट का होता है। तो राइबोसोम, इसके आगे हम देखते हैं राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट में पाया जाता है और यह प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है और इसी वजह से इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम में सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, 70S और 80S। जो 70S होता है वह छोटी होती है और ये प्रोकैरियोटिक्स में आती है और 80S जो होती बड़ी होती है और ये यूकैरियोटिक सेल्स में आती हैं। अब आगे हम देखते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक पूरी सेल को कंट्रोल करता है। पूरा मास्टर माइंड जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है।
और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में हमारे यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और डीएनए या आरएनए होते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें 80% प्रोटीन और डीएनए 10% होता है। आगे हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर सफाई करने का काम करती है। लाइसोसोम डेड सेल्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम से क्लियर करता है। जैसे कि हमारे शरीर में ग्रोथ, रिपेयरिंग, इस तरह की क्रियाएं होती रहती हैं, तो जो सेल डेड हो चुकी हैं वहाँ से उनको रिप्लेस करने का काम हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाल के लाइसोसोम ही करता है। या कोई इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर डेड सेल हैं, तो ये सारे काम करने का जिम्मेदारी लाइसोसोम की होती है। आगे हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली कहना चाहिए तो इसमें पूरा जल ही होता है, 80% वाटर होता है। और इसमें अगर प्रोटोप्लाज्म यानी कि 1% की भी कमी होती है तब हमें प्यास महसूस होती है, और 10% से ज़्यादा की कमी पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये लिक्विड अगर सेल्स में हो तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस में हो तो इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये थी सारी जानकारी कोशिका और उसके ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टिश्यूज़ यानी कि ऊतक के ऊपर। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही साइंटिफिक रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।